आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। तेलंगाना के जगतियाल जिले में हनुमान जयंती के दौरान कथित तौर पर बीफ बेचने के आरोप में एक नाराज हिंदुत्व भीड़ ने कथित तौर पर 60 वर्षीय एक मुस्लिम व्यक्ति और उसके नाबालिग बेटे पर जमकर हमला कर दिया। वीडियो में क्रूर और अपमानजनक हमला दिखाई दिया। वही आपको बता दें कि ऑनलाइन चल रहे वीडियो में 15 से 20 भगवा कपड़े पहने लोग अनस को घसीटते हुए दिख रहे हैं, जबकि समूह का एक सदस्य चिल्ला रहा है, इसके कपड़े उतार दो। उसके पिता कुरैशी को बार बार पीटा गया और जमीन पर गिराकर लात मारी गई। वही आपको बता दें कि इस घटना के बाद से पूरे इलाके में कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। आज हैदराबाद में टी हरीश राव की मौजूदगी में सोशल मीडिया मैनेजरों सहित कांग्रेस पार्टी के कम से कम 26 सदस्य बीआरएस में शामिल हो गए। पंडित चेरू निर्वाचन क्षेत्र के बोलारामन से कांग्रेस के सोशल मीडिया समन्वयक मोहम्मद आरिफ उन नेताओं में से एक हैं जो बीआरएस में शामिल हुए। नए सदस्यों का स्वागत करने के बाद राव ने उनसे कांग्रेस पार्टी का पर्दाफाश करने को कहा। सिद्दीपेट के विधायक ने कहा कि मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य में लगातार अपडेटेड और प्रासंगिक बने रहने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बेहद सक्रिय रहना जरूरी है। उन्होंने कहा कि आज के समय में सामाजिक मीडिया सार्वजनिक मुद्दों को सामने ला रही है। उन्होंने कांग्रेस पर तेलंगाना के लोगों खासकर युवाओं के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया और सत्ता में आने के बाद अपने वादे पूरे न करने के लिए पार्टी की आलोचना भी की। राव ने कहा, न तो कहीं जॉब कैलेंडर नजर आ रहा है और न ही कहीं रोजगार के कोई नए अवसर पैदा किए गए हैं। 2 लाख नौकरियां देने का उनका वादा पूरी तरह से झूठा साबित हुआ। एआईएमआईएम प्रमुख हसन ओवैसी ने 2 अप्रैल को ईरान के साथ संघर्ष के संबंध में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्र संबोधन पर प्रतिक्रिया देते हुए ट्रंप की सैन्य आक्रमण की योजना पर चिंता व्यक्त की और प्रधानमंत्री मोदी से युद्ध को समाप्त करने के प्रयासों को तेज करने का आग्रह किया। हैदराबाद के सांसद ने इजरायल ईरान संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में रहने वाले भारतीयों को हो रही कठिनाइयों पर भी प्रकाश डाला। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप अब वहाँ पर इन्वेजन करेगा, अपनी फौज को उतारेगा और हम देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट की गलत फॉरेन पॉलिसी की वजह से आज गैस की कमी है पूरे भारत में। कमर्शियल गैस तो मिलना बहुत मुश्किल है और जिन छोटे ऑटो ड्राइवर्स जो गैस से अपना ऑटो चलाते थे या जो लोग छोटे छोटे अपने होटल चलाते थे, बंडी पे चाय बनाते थे, वो सब आज परेशान हैं। तो इनके डोनाल्ड ट्रंप अनकरीब में अपनी फ़ौज को उतारेगा, इससे और भारत को तकलीफ़ होगी। और हम देख रहे हैं कि 1 करोड़ से ज़्यादा भारत के नागरिक जीसीसी कंट्रीज़ में काम करते हैं, तो ये बहुत ही परेशानी की बात है सबके लिए। अभी भी हम उम्मीद करते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री साफ और वाज़ेह अल्फाज में डोनाल्ड ट्रंप को से बग़ैर डरे उनसे कहे कि वो जंग को ख़त्म करें। जंग ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है, वरना पूरा एशिया इनस्टेबल कर दिया ट्रंप और नेतन्याहू ने। भारत को बहुत इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बढ़ते जाएंगे हमारे। आज बीआरएस के एलबी नगर से विधायक देवी सुधीर रेड्डी ने विधानसभा परिसर स्थित मीडिया हॉल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने मच्छरों से बचाने वाली जाली से बना परिधान पहना हुआ था, जिसके जरिए उन्होंने उस समस्या की ओर ध्यान आकर्षित किया जिसने उनके अनुसार हैदराबाद को बुरी तरह से प्रभावित कर रखा है। मीडिया से बात करते हुए विधायक ने कहा कि हैदराबाद में हालात इतने बिगड़ गए हैं कि जैसे ही आप हैदराबाद में अपना मुंह खोलते हैं उसमें मच्छर घुसा जाते हैं। जनता को कड़े कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। ऐसा लगता है कि लोगों को अपने लिए खुद ही मच्छरदानी सिलनी पड़ेगी। विधायक ने दावा किया कि कांग्रेस सरकार हालात पर काबू पाने में नाकाम रही है और अधिकारियों से आग्रह किया है कि वे इस मामले को तुरंत ध्यान दें। उन्होंने आगे मांग की है कि मच्छरों की बढ़ती संख्या पर काबू पाने के लिए हैदराबाद के हर डिवीज़न में कम से कम 10 फॉगिंग मशीन लगाई जाए। एआईएमआईएम अध्यक्ष हसन ओवैसी के बयान पर टीएमसी सांसद कीर्ति आज़ाद ने कहा कि ममता दीदी सबकी नेता है। ओवैसी कौन है? हैदराबाद के बाहर उनके बारे में कोई नहीं जानता। आगे उन्होंने कहा कि क्या वो असम में सीटों के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, वो पश्चिम बंगाल में चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, हमें उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो दीदी सबकी हैं और ओवैसी कौन है? कोई जानता है उनको? उनके बारे में तो किसी को मालूम नहीं कि वो व्यक्ति कौन है ओवैसी। यहाँ ज़रूर देखते हैं पार्लियामेंट में, लेकिन हैदराबाद से बाहर कहाँ है वो? असम में कोई सीट लड़ रहे हैं क्या? बंगाल में क्यों लड़ रहे हैं?
तो उनकी बातों में ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। ऐसे ही व्यक्ति हैं, हल्के में हंसी मजाक में ले लिया कीजिए ओवैसी को, उससे ज़्यादा और कुछ उनका प्रभाव नहीं है। कांग्रेस नेता और कर्नाटक के मंत्री प्रियंक खड़गे ने कहा कि यूडीएफ के पक्ष में एक जबरदस्त लहर है, चाहे वे बागानों में काम करने वाले मजदूर हों, काजू उगाने वाले किसान हों, मछुआरे हो या फिर वे युवा हो जो अपना खुद का बिजनेस या स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं या फिर सरकारी नौकरी की तलाश में है। पिछले 10 सालों में उनके साथ धोखा हुआ है। केरल के किसी भी आम आदमी से बात करके देखिए, वे यही कहेंगे कि एलडीएफ सरकार भ्रष्ट है। मुख्यमंत्री अपने परिवार को बचाने के लिए प्रधानमंत्री के आगे झुक रहे हैं। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि मुझे लगता है कि लोगों में बदलाव की एक जबरदस्त भावना और इच्छा है। केरल की जनता ने तय कर लिया है कि वामपंथी सरकार के 10 साल अब बहुत हो चुके हैं। भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, गलत काम और मुख्यमंत्री के काम करने का तानाशाही तरीका, इन सब से लोग तंग आकर अब बदलाव का मन बना लिए हैं। कांग्रेस और यूडीएफ ने जिनकी 5 गारंटियों का ऐलान राहुल गांधी जी ने किया था, आज अपना यूडीएफ घोषणा पत्र जारी किया है। यह एक स्पष्ट रोडमैप और खाका है कि कैसे केरल को वापस विकास की राह पर लाया जाए। मुझे लगता है कि हमारे उम्मीदवारों का चुनाव, जो युवा और अनुभवी दोनों हैं, उनका एकजुट होकर चुनाव लड़ना और युवाओं की आकांक्षाएं, कांग्रेस और यूडीएफ इन सभी आकांक्षाओं को पूरा करेंगे। केरला में चिराइनकुझु में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने केरल के लोगों की प्रशंसा करते हुए उन्हें भारत की सच्ची भावना का प्रतीक बताया और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शिक्षा, समानता और करुणा के राज्य की परंपराओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि यह नारायण गुरुजी जैसे क्रांतिकारी विचारकों की भूमि है। वे महात्मा गांधी जी के महान प्रेरणा स्रोतों में से एक थे और कई महानायकों में आप आज भी उनकी परंपराओं को जी रहे हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अच्छी शिक्षा, समानता, एक दूसरे के प्रति प्रेम और करुणा की परंपराएं। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि केरल की भावना ही भारत की सच्ची भावना है। वही आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने पश्चिम एशिया संघर्ष पर सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अनुपस्थिति की आलोचना की और कहा कि उनकी गैर मौजूदगी से संकेत मिलता है कि वे इस चर्चा को महत्वपूर्ण नहीं मानते। उन्होंने कहा कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा थी जो होनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने वहां न आने का विकल्प चुना। वे स्पष्ट रूप से इसे उतना महत्वपूर्ण नहीं समझते। विधानसभा चुनाव के लिए यूडीएफ के घोषणा पत्र पर कांग्रेस सांसद जेबी माथेर ने कहा कि यूडीएफ ने केरल की महिलाओं के लिए बहुत सी चीज़ों की घोषणा की है। यह एक पिंक घोषणा पत्र है जो राज्य में महिलाओं के हितों की सुरक्षा और संरक्षण का प्रतिनिधित्व करता है। हमने पहले ही महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा और कॉलेज जाने वाली छात्राओं के लिए 1000 रुपये देने की बात कही है। इसके अलावा महिलाओं के खिलाफ होने वाले साइबर अपराधों पर भी ध्यान दिया जा रहा है और महिलाओं के लिए अस्पताल व पिंक जिम बनाने की भी घोषणा की गई है। यहाँ तक कि घरेलू कामगारों के लिए भी एक पैकेज की घोषणा की जा रही है। यहाँ एलडीएफ के शासन में पिछले 10 सालों में महिलाओं के लिए बहुत ही बुरा दौर रहा है। हमें पूरी उम्मीद है कि जब 9 अप्रैल को महिलाएं वोट डालने जाएंगी तो यूडीएफ के पक्ष में एक बड़ी लहर उठेगी। केरल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए यूडीएफ के घोषणा पत्र पर बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा कि एलडीएफ और यूडीएफ दोनों ही अपने घोषणा पत्र का कोई सम्मान नहीं करते। चुनाव से पहले घोषणा पत्र जारी करना एलडीएफ और यूडीएफ दोनों के लिए महज एक औपचारिकता है, लेकिन सत्ता में आने या चुने जाने के बाद वे कभी भी उन पर अमल नहीं करते। हमने पिछले कुछ सालों में ऐसा कई बार देखा है। हालांकि मुझे पूरा यकीन है कि इस बार केरल में बीजेपी और एनडीए एक बहुत ही मजबूत विकल्प बनकर उभरेंगे। बदलाव की हवा साफ दिखाई दे रही है। मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार केरल में बदलाव जरूर होगा। केरला में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कुछ लोग पश्चिम एशिया में चल रहे इस संघर्ष को लेकर झूठ फैलाकर दहशत पैदा करना चाहते हैं। देश में न तो पेट्रोल डीजल की कोई कमी है और न ही गैस की। भारत किसी भी ऊर्जा संकट से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो बतलाया कि भारत का एक्शन अनप्रेसिडेंटेड होगा और डिसाइसिव होगा। और साथियों, आज हम सब एक बड़े परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं। आज हम देख रहे हैं वेस्ट एशिया में बड़ा कन्फ्लिक्ट चल रहा है। केरल के बहुत सारे लोग इन देशों में रहते हैं और काम करते हैं, मगर उन्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम अपने भारतीय नागरिकों की रक्षा और सुरक्षा के लिए हर कदम उठाने में किसी भी तरफ पीछे नहीं रहेंगे, बल्कि उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं।
साथियों, कुछ लोग वेस्ट एशिया के इस कॉन्फ्लिक्ट के कारण कई तरह झूठ फैलाकर पैनिक फैलाना चाहते हैं। न तो देश में पेट्रोल डीजल की कमी है, न तो कुकिंग गैस सिलेंडर की कमी है, और भारत इस किसी भी एनर्जी क्राइसिस से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हमारी नेवी स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से भारतीय टैंकरों को सुरक्षित तरीके से निकाल रही है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत ही कासस हैं इस मामले में, और मोदी जी रोज अपने डिप्लोमेटिक स्किल्स का प्रयोग करते हुए इंडियंस के इंटरेस्ट की वह रक्षा कर रहे हैं। जबकि अपोजिशन इस संकट के समय देश के साथ खड़े होने के बजाय पेटी पॉलिटिक्स करने का काम कर रहा है। आप सब लोग समझदार हैं और अच्छी तरह जानते हैं। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के बयान पर बीजेपी नेता सीआर केशव ने कहा कि पिछले 5 सालों में एमके स्टालिन की डीएमके सरकार का एकमात्र मकसद वंशवाद का विकास रहा है, न कि तमिलनाडु का विकास। डीएमके के कुशासन के चलते तमिलनाडु के 8 करोड़ लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ उठानी पड़ी है। अब एमके स्टालिन की हार साफ नज़र आ रही है, क्योंकि लोगों की नाराज़गी एक खास वजह भी है कि डीएमके सरकार जिस बेशर्मी से वंशवाद को बढ़ावा दे रही है, लोगों ने डीएमके को हराने का पक्का इरादा कर लिया है। एमके स्टालिन घबराए हुए हैं और एक ऐसे उत्तर दक्षिण मुद्दे को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं जिसका कोई वजूद नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने हमेशा ही क्षेत्र और भाषा को एक राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करके चुनावी फायदा उठाने की कोशिश की है। लोग अब दोबारा धोखा नहीं खाएंगे। तमिलनाडु के लोगों के पास एनडीए के रूप में एक बहुत ही साफ विकल्प मौजूद है। टीवीके के प्रमुख विजय ने आज डीएमके सरकार को बुरी ताकत करार दिया और तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में मतदाताओं से इसे सत्ता से बाहर करने का आह्वान किया। तिरुचिरापल्ली पूर्व से पार्टी उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल करने के बाद तिरुचिरापल्ली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए विजय ने डीएमके पर 2021 के चुनावी वादों को पूरा न करने का आरोप लगाया। नामांकन दाखिल करने के बाद उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री और एआईएडीएमके के संस्थापक एमजी रामचंद्र की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। टीवीके अध्यक्ष ने कहा कि यह बुरी ताकत डीएमके जो आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करने या बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने में भी असमर्थ है, हम इसके साथ क्या करें? क्या हम इसे सत्ता से बाहर कर दें? उन्होंने जनता को आश्वासन दिया कि वे मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की तरह झूठे वादे नहीं करेंगे। विजय ने आगे कहा कि आपने कहा था कि एमके स्टालिन प्रति सिलेंडर 100 रुपये की सब्सिडी देंगे, उसका क्या हुआ? आपने कहा था कि नीट परीक्षा रद्द कर दी जाएगी, उसका क्या हुआ? स्टालिन जो भी वादे कर पाए उन्हें उन्होंने झूठे वादे के रूप में पेश किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर शिवसेना नेता शायना एनसी ने कहा कि सवाल यह उठता है कि आपके विपक्षी नेता राहुल गांधी कहाँ थे? वो हमेशा विदेश में रहते हैं। जब सदन का सत्र चल रहा होता है तो विदेश में होते हैं और भारत को शर्मिंदा करते हैं। आगे उन्होंने ये भी कहा कि जब सर्वदलीय बैठक होती है तो विपक्षी नेता निरादर रहते हैं और कहते हैं कि वह केरल में है। सवाल ये उठता है खड़गे जी कि कहाँ थे आपके एलओपी राहुल गांधी जी, जो हमेशा बाहर रहते हैं। जब पार्लियामेंट है तो वो विदेश में भारत को अपमानित करते हुए, ये उनका एक लक्ष्य है। और जब ऑल पार्टी मीटिंग होता है तो एलओपी गायब, बोलते हैं कि केरला में है। जब वेस्ट एशिया में इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, जब सभी सदस्य बैठे हैं, चर्चा कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कैसे क्राइसिस ऑफ एलपीजी सप्लाईज के ऊपर चर्चा हो और क्या प्रावधान करें, वहाँ आप सिर्फ टिप्पणी करते हैं। ये समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री है 140 करोड़ की जनता की, और उनके एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो खड़गे जी, आप बकबक करते रहिए, सवाल उठाते जाइए, लेकिन जब सही चर्चा करना चाहिए वहां आपके नेता खुद गायब है। महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा अब देश के दोनों सदनों में होगी। इसके लिए बाकायदा सरकार विशेष सत्र बुलाने जा रही है। यह सत्र 3 दिनों का होगा, यानी 16, 17 और 18 अप्रैल तक चलने वाले इस सत्र में महिलाओं के अधिकारों और देश में आधी आबादी के योगदान को लेकर एक स्वस्थ बहस सदन में देखने को मिलेगी। जानकारी के मुताबिक यह सत्र 3 दिन तक चलेगा। इसका मकसद देश के निर्वाचन क्षेत्र और पार्लियामेंट में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना है।
इससे महिला सशक्तिकरण को बल मिलेगा। हालांकि सरकार ने फैसला किया है कि बजट सेशन अनिश्चितकालीन तक स्थगित नहीं किया गया है। अप्रैल में इन 3 दिन महिला आरक्षण बिल पर चर्चा होगी। इस बिल पर चर्चा का उद्देश्य इसे लागू करने में आ रही मुश्किलों को दूर करना है, साथ ही संशोधन बिल को पारित कराना है। विशेष सत्र से जुड़े फैसले को लेकर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने राज्यसभा में बताया कि संसद आज स्थगित हो जाएगी। महिलाओं के आरक्षण से जुड़े एक महत्वपूर्ण कानून के लिए 2 से 3 हफ्तों के बाद सदन फिर से बैठेगा। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यही होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।